अभी हम रोहतास जिला के अंतर्गत शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चमराहा गांव में हैं। इस गांव को पहले डॉक्टर बीबी सिंह का चमराहा कहा जाता था। हाल के कुछ दिनों में ये जो गांव है वो अखबारों के हेडलाइंस में भी आया करता था इस गांव का नाम, और कारण हुआ करता था उन हेडलाइंस का काले गेहूं और काले धान की खेती। और आज भी हम इस गांव में एक खबर को ही कवर करने आए हुए हैं, और आज का खबर काला के लिए नहीं बल्कि लाल के लिए है। हमारे साथ बिहार के लाल हैं और जिनका नाम गौरव जी है, और इन्होंने बीपीएससी 65वीं में पहला रैंक हासिल किया है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह है और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमको लगता है 5 से 7 सेकंड लगा होगा आपका परिचय बताने में कि आपने बीपीएससी 65वीं में पहली रैंक हासिल की है और आपका नाम गौरव सिंह है। लेकिन इस पहचान को पाने का जो सफ़र रहा होगा वो काफ़ी लंबा रहा होगा, और हम चाहेंगे कि उस सफ़र पर हम लोग एक चर्चा करें, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है वो इतना मोटिवेट हो सके कि अपने सफ़र को ऑफिसर्स के मुकाम तक पहुंचा सके। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या आपको लगा था कि आपको रैंक 1 मिल जाएगा? और नहीं सर, रैंक 1 क्या, ये भी दिमाग में नहीं था कि टॉप 50 में आऊँगा, क्योंकि सर पेपर बहुत ही अच्छा नहीं हुआ था। जैसे ज्योग्राफी का एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था। मैथ का मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया था जिसमें कि कन्वर्जन यूनिट नहीं था स्टेट में। 2 क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के वहाँ चले गए, जहाँ पर अप्रॉक्स 50 नंबर का मार्क्स डाउट में था। तो कोई मतलब ऐसा नहीं था, बस मैं ये चाहता था किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, चाहे 4-5 महीने और पढ़ने का मुझे समय मिल जाए। तो वो दिमाग में था सर। ये तो टॉप या टॉप 20 ऐसा कुछ नहीं था मेरे माइंड में। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ था? एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने तक का जो सफ़र रहा, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, अगर आप एस्पिरेंट बोलेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार का जो छोटा बच्चा है ना 7th-8th क्लास में, कहीं ना कहीं वो भी एक एस्पायर करता है सिविल सर्वेंट बनने का। उसका रीज़न है, जैसे हम लोग का जो कल्चरल सेटअप है, जैसे कि अगर माँ मतलब जो ग्रैंड माँ है वो भी आशीर्वाद देती है, तो आशीर्वाद में बोलती है बेटा कलेक्टर बनो। तो वहीं से कहीं ना कहीं वो दिमाग में सेट हो जाता है कि एक चीज़ है जो बहुत बड़ी है। तो एक एस्पिरेशन तो रहता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर भी बैठा देते हैं लोग शुरू से कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं खेलने कूदने वाले, जैसे कि हम लोग थे, तो थोड़ा डरते हैं इस फील्ड में आने से। लेकिन धीरे धीरे सर जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता है, जब उसको समझ में आने लगता है कि नहीं, आप जो करना चाहते हैं, जो आपका थोड़ा पैशन है, जिसकी तरफ झुकाव है, जैसे मुझे लोगों से मिलना जुलना काफ़ी पसंद है। तो 2017-18 के अप्रॉक्स में मैंने ये डिसीजन लिया था। जॉब करता था मैं, तो एक वो 3 साल लगा मुझे वो डिसीजन लेने में, 2-3 साल अप्रॉक्स, कि जॉब छोड़ना सही, छोड़ के इधर आना सही रहेगा कि नहीं। तो 2018 में मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इधर जाना है। ग्रेजुएशन कब था आपका? सर 2011 से 15। टेक्निकल साइड से किया था हाँ, आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने भी ठीक किया था। 3 साल नौकरी करके फिर से खुद को मोटिवेट करना सिविल सर्विसेज के लिए, कोई स्पेशल रीज़न इसके पीछे? और सर स्पेशल रीज़न देखिए, पहले तो मेरा झुकाव डिफेंस की तरफ था, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन सर मुझे 2017 में पता चला कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो मेरा ऑप्शन पूरा ब्लॉक हो गया। तो मैं पहले से सर देखिए पहले से आईएएस के प्रति कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, इसको पाएंगे तो डायरेक्ट पब्लिक से का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, लोगों में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको आइडेंटिफाई करने लगती है एज ए इंडिविजुअल। लेकिन वही डाउट यही रहता है कि मैं इतना पढ़ पाऊंगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ा तो अप्रॉक्स में 15-16 घंटे भी पढ़ लेता। 2-3 महीने जो होता है आदमी पीक पे होता है उस समय। तो डिसीजन मतलब ऐसा नहीं था कि अचानक से लिया मैंने, वो पूरा एक प्रोसेस था, कंटिन्यूस प्रोसेस, जो मुझे लग गया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में आ गया था जॉब करके, कि जॉब में सर 9 घंटे की जॉब होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में हम कभी भी 12 घंटे से पहले नहीं छूटते थे। तो मुझे एक चीज़ लग गया कि मैं 12 घंटे बैठ कर कंप्यूटर के सामने किसी और आदमी का काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो उसके बाद 2018 में मैंने वाइंड अप किया वो अपना प्राइवेट जॉब, उसके बाद इधर आ गया। तो आपका जो 12th रहा होगा, वो आपका मेंस में सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी सर। तो 12th तो आपका साइंस से रहा होगा। हाँ। तो ये शिफ्टिंग में आपको खुद को कितना अडेप्ट कराना पड़ा, कितना एडजस्ट करना पड़ा? सर इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि जो साइंस के बच्चे हैं तो उनका आर्ट्स की तरफ जो इंटीग्रेशन है या वो ट्रांसफ़र है बहुत इजीली हो जाता है सर। जैसे कि ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है सर कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। जैसे आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो शायद साइंस में जाना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट समझना है, बचपन का फाउंडेशन है। ये इस केस में नहीं है, बहुत नॉर्मली हो जाता है सर। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। मेहनत नहीं, बाकी जितने बच्चों को करना होगा उतना मुझे भी करना होगा। अगर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की लाइफ को देखा जाए तो वो कौन कौन सी रेगुलर चीज़ें हैं जो उन्हें करनी ही चाहिए अगर वो एक अच्छा स्कोर कम समय में अचीव करना चाहते हैं, अगर वो सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी रेगुलर हैबिट है जो सब में डेवलप होना चाहिए? वो तैयारी से पहले अगर डेवलप हो जाए तो उन्हें कितना बेनिफिट होगा? सर कुछ चीज़ें हैं। पहला तो सर एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका करंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका प्रीलिम्स में हेल्प मिल जाता है, उससे आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, आप जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर हॉबीज़ में आप सर राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी की जो डिबेट्स आती हैं, अब शायद वो भारत करके हो गया है, संसद टीवी हो गया, तो काफ़ी हेल्प मिल जाता है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी हैबिट की ज़रूरत है वो रिवीजन सर। जैसे जनरली ह्यूमन में टेंडेंसी होती है कि नई चीज़ों के पीछे वो बहुत जल्दी भागता है। मेरे अंदर भी है सर कि रिवीजन करने का मन नहीं करता, लगता है कि नई चीज़ें कुछ और पढ़ लूँ, नई बुक मिल जाए तो। लेकिन इसका नुकसान है, जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज फैला हुआ होता है, तो जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो ऐसा नॉलेज काम ही नहीं करता जो थिन हो। इसके लिए बहुत ही मेंस लिखने के लिए कंसोलिडेटेड नॉलेज चाहिए। वो तभी हो सकती है जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। तो एक रिवीजन का तो हैबिट बनाना ही चाहिए सर। मेरे अंदर भी कमी है अभी ये, मैं भी कुछ ज़्यादा रिवीजन नहीं करता, लेकिन ये सर बहुत ज़रूरी है। जितना रिवीजन करेंगे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, नॉलेज कंसोलिडेट होगा, और मेंस की जो राइटिंग है, थॉट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी थॉट्स आएंगे, आप जल्दी जल्दी आंसर लिख पाएंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गया। और तीसरा चीज़ है सर कि टेस्ट का प्रैक्टिस खूब करें। कोचिंग करना सर ज़रूरी नहीं है सर, जितना कि टेस्ट लिखना और टाइम पे लिखना। एक शेड्यूल के अनुसार टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले तो सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे ही सिलेबस को कंप्लीट होगा कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट में जो फीडबैक मिलेंगे मेंस के, उस पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो मुझे लगता है सर आवश्यक रूप से करनी ही चाहिए। अगर हम लोग न्यूज़पेपर की बात करें तो कौन सा न्यूज़पेपर एक बेहतर सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, इंग्लिश और हिंदी? सर हिंदी न्यूज़पेपर मैंने अभी पिछले 10 साल में नहीं पढ़ा है। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था सर द हिंदू में पढ़ता था जब मैं कंपनी में था। लेकिन तो उसकी पहले 2 चीज़ें थी उसमें, जो 2 कमियाँ मुझे लगी, हो सकता है बाकी लोगों को नहीं लगे। पहला तो बहुत ही अगेंस्ट गवर्नमेंट, बहुत ही एंटी गवर्नमेंट टाइप का एक सेंटीमेंट रहता है उसके जो एडिटोरियल होता है उसमें, तो उस कारण एक वो रीज़न था। दूसरा उसकी इंग्लिश थोड़ा मुझे समझने में डिफ़िकल्ट होती है, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में शिफ्ट कर गया। और इंडियन एक्सप्रेस मुझे बहुत ही स्मूथली समझ में आता था हर चीज़ उसका। और कहीं ना कहीं जो एंटी गवर्नमेंट वाला, जैसे जो जर्नलिज्म है, कहीं ना कहीं वो उस तरह से लिखा जाता है कि बहुत ही क्रिटिकल रहता है, क्रिटिकल अप्रेजल रहता है गवर्नमेंट का। लेकिन क्रिटिकल अप्रेजल कई बार भाव वाले होते हैं और कई बार रैशनैलिटी के साथ होते हैं। तो हम लोग को जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमको रैशनैलिटी वाले चाहिए, हमको रीजंस चाहिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ये इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बैलेंस्ड न्यूज़पेपर है। और इसके कुछ सेक्शन सर एक्सप्लेन हो गया, कुछ राइटर हो गए वो भी बहुत अच्छे, जैसे अशोक गुलाटी हो गए, एग्रीकल्चर पे लिखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। संजीव बारू हैं, नॉर्थ ईस्ट पे लिखते हैं। तो ये लोग का मतलब आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नॉर्मल अगर संजीव बारू टाइप करिएगा इंडियन एक्सप्रेस तो आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। न्यूज़पेपर के अलावा और क्या क्या ऐसी किताब, कौन कौन सी ऐसी किताबें हो सकती हैं जो एक तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो राइटिंग हैबिट्स हैं उनको इन्हेंस करें? सर किताबों की तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो सकती है। हाँ, ये तो डिपेंड करता है इंसान की रुचि कितनी है। आपने किन किन किताबों को प्रेफर किया था? और सर नॉर्मली बुक है, सब इंटरनेट में मिल जाएंगी बहुत, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई, पुरानी वाली एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की, सेम पुरानी एनसीईआरटी है, अब मॉडिफाइड हो गई है। मेडिवल की भी आती है सतीश चंद्रा की, फिर एक एंशिएंट की भी आती है, शायद कोई शर्मा है उनकी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, और इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है, कोई वो भी कोचिंग चलाते हैं हम ना, श्री राम आईएएस की आती है, इन्वायरमेंट की। लेकिन ये सब सर बीपीएससी के लिए नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बीपीएससी के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट बेस्ट है, साइंस के लिए लूसेंट बेस्ट है। बाकी पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री आप नॉर्मल बुक से कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। और करंट अफेयर कर सकते हैं आप, जो भी मंथली मैगजीन आती हैं या ईयरली एग्ज़ाम के 10 दिन पहले स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए पर्टिकुलरली ईयरली मैगजीन्स आती हैं, वो देख सकते हैं। मनोरमा टाइप? मनोरमा नहीं सर, एक दृष्टि करके आती है,
या घटना चक्र की वार्षिकी करके आती है बुक, वो कर सकते हैं। और ज़्यादा बुक नहीं पढ़े, जो पढ़े लेकिन बार बार पढ़े। मतलब 100 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक एक किताब को 100 100 बार बार। पढ़े। हाँ सर, बिल्कुल। अभी आपने एनसीईआरटी का जिक्र किया, तो एनसीईआरटी से बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है वो 6 क्लास से होने लगता है, तो क्या एनसीईआरटी मददगार है सिविल सर्विसेज के लिए? और सर देखिए, मैंने अपने तैयारी में एनसीईआरटी का अभी कोई यूज़ नहीं किया। मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रखता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी की कोई ऐसी बुक नहीं है पर्टिकुलरली जहाँ से सबको कुछ कुछ कवर किया जाए। और मैं जो ज्योग्राफी यूज़ करता हूँ पुरानी एडिशन है, मैंने दिल्ली से उसका फ़ोटो सेट लिया था, तो वो काफ़ी कंटेंट रिच है, मतलब बहुत कंटेंट है उसमें और बहुत अच्छी बुक है। और बाकी हिस्ट्री ये सब मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कैसी है। आपने भी एक चीज़ बताया कि आंसर राइटिंग के समय में जो भी आपका नॉलेज होना चाहिए वो बिल्कुल कंसोलिडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल डिस्पर्स नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि हम क्या पढ़ें, और साथ साथ इसका भी ध्यान रखना होगा कि क्या ना पढ़ें। क्या पढ़ें की जानकारियाँ बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन बहुत लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ लेते हैं जो रेलिवेंट नहीं है, और उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि कौन ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। और नहीं पढ़नी चाहिए या पढ़नी चाहिए, इसका डिसीजन हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। एक तो सिलेबस हो गया, लेकिन सिलेबस जैसे हिस्ट्री का तो स्पेसिफिक है बिहार में, हिस्ट्री जो टॉपिक्स दिए हैं उसी से आता है। ऑप्शनल का भी टॉपिक फिक्स है, लेकिन जो सेक्शन पॉलिटी का है, करंट अफेयर जो आईआर मेनली पूछता है वो साइंस एंड टेक है, और भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स है, वो उसका कुछ सिलेबस नहीं है, वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, टॉपिक लिस्ट कर लीजिए सर। जैसे कि टॉपिक लिस्टिंग में देखिए अगर आप, तो बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका, क्या बिहार की राजनीति किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगल बगल घूमती है, इस तरह का क्वेश्चन, या जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया। एक क्वेश्चन आता है लक्ष्मीकांत के शुरू के जो 8 चैप्टर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है या प्रस्तावना है या फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, इससे क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स की बात कर लिए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन वो रहता है। मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कैसे क्या है। इंडस्ट्री से अगर आप देख ले तो इंडस्ट्री की समस्या क्या है, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, बिहार में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसकी क्या समस्या है, उसको गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया जा सकता है, हंगर और पुअर्टी के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सब ना सर ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, उसी से मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। साइंस थोड़ा सा सर चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं। इसरो का कंट्रीब्यूशन हुआ वो सर आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इधर 2 बार का जो पैटर्न था थोड़ा जेनरिक नेचर का आया, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इन अर्बन मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट, या वेस्ट मैनेजमेंट, या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा डायनेमिक भी था इधर, लेकिन वो सब कुछ किया जा सकता है अगर आप 25-30 टेक्नोलॉजी का नाम अगर आपको अच्छे से याद है और उसका प्रैक्टिस किया तो आप फिट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? और सर बीपीएससी में मेरा 3rd था। जो पहले के 2 अटेम्प्ट्स थे जिसमें आप एक अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए, तो एक दौर रहा होगा जब आप डीमोटिवेट हुए होंगे, सामान्यतः लोग हो जाते हैं, तो आपके खुद को फिर मोटिवेट रखने के लिए कौन से सोर्सेज थे जिनसे आपने खुद को मोटिवेट रखा? और सर जो बीपीएससी था, तो कभी ये मेरा सर ऐसा नहीं था कि मेरा टारगेट था, मैंने सोचा था कि ये होगा। तो यहाँ पे तो डीमोटिवेशन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यूपीएससी में बहुत होता है, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है। तो उसके बाद सर जैसे मैं, एक मेरे सीनियर हैं प्रवीण भैया, तो जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ डायरेक्ट उनको फ़ोन करता हूँ डायरेक्ट। तो ऐसे सीनियर्स होने चाहिए लाइफ में, काफ़ी मतलब पॉजिटिव रोल है उनका। मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, लेकिन मैं डेली उनसे बात करता हूँ थोड़ा बहुत। बहुत से लोग अपने इस स्ट्रगल को क्विट कर देते हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्विट करते हैं मुझे लग रहा है बहुत कम लोग करते हैं, रेयर करते हैं, क्योंकि अक्सर वो करते भी हैं तो एटलीस्ट 4-5 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करने के बाद करते हैं। ऐसे बहुत ही रेयर होते हैं कि एक अटेम्प्ट में जाके क्विट कर दिए। लेकिन सर डीमोटिवेशन होता है, बिल्कुल होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, शुरू में लगता है होगा नहीं होगा। और लेकिन थोड़ा सा सर मुझे लगता है कि वैसे समय में जब रिज़ल्ट आता है उसके, और जब फिर से आप कोई डिसीजन लें, एटलीस्ट 30 दिन 20 दिन का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आप डिसीजन लेंगे तो इमोशन में लेंगे कि मेरा ये नहीं हो रहा है। तो मैंने एक चीज़ किया था, मैं जब बहुत डिमोटिवेशन था तो भैया बोले थे बस कुछ मत करो, 30 दिन में तुम सोचो, एक महीना क्या गलती हुआ। तो मैंने काफ़ी सारी लिस्ट बनाई थी कि ये मेरा वीक पॉइंट है,
एटलीस्ट 10 पॉइंट्स थे और मुझे उन्होंने कहा था कि क्या क्या तुमको इम्प्रूव करना है। तो मैंने अपने रूम में चिपका दिया था कि ये मेरा वीक है। लेकिन सर मैंने उसको फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं ना सर, तो आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उस समय आप आइडियल कंडीशन चाहते हैं हर चीज़ में। लेकिन मतलब अपना आप काफी सारा शिकायत पन्ने पर लिख दिए थे अपने बारे में हाँ क्या? हाँ, अपना जो भी वीकनेस है पूरा मैं टेस्ट सीरीज पिछले 1 साल का देखा, क्या क्या फीडबैक मिला है, सबको लिखा, चिपकाया। लेकिन सर फॉलो नहीं होता है। फॉलो जैसे होता है ना कि टाइम टेबल आज बनाए, 10 दिन फॉलो किए, फिर वो धीरे 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 टूट जाता है। लेकिन अगर 25% भी वैसा अपना कमी अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो मार्क्स ठीक ठाक हो जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज को ना चुनकर प्रशासनिक सेवाओं की तरफ क्यों गया? क्योंकि सर इंजीनियरिंग अच्छी नहीं थी मेरी, अच्छा। आनी भी तो चाहिए ना उसके लिए सर। प्रशासनिक सेवाओं में पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होता है और अभी का जो समय है कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो अफसरों के बीच अपनी बातों को रखने में खुद को असहज महसूस करते हैं। आप भी एक अफसर बनेंगे अपने ट्रेनिंग के बाद, तो अपने अनुमंडल क्षेत्र में आप वो किस तरीके से इस तरह का एक माहौल बनाएंगे ताकि जनता आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, आप जनता की समस्याओं से डायरेक्ट रूबरू हो सके? देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो एसडीएम का पोस्ट है, एसडीसी का पोस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ पे या सब डिवीज़न पे होता है। वहाँ पे जो इंटरेक्शन पब्लिक से बहुत कम है। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन अगर कहीं होता है तो वो है ब्लॉक। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि मेरी उस समय कितना पावर होगा, मतलब कि ब्लॉक को मैं कैसे हैंडल करूँ। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हो सकती हैं सर, जो मुझे लगता है हर जगह होना चाहिए। एक तो ये कि सारे ऑफिसर का नेम प्लेट हर जगह होना चाहिए। दूसरी, सिटीजन चार्टर जो होता है सर, मतलब ये होना चाहिए, आदमी घुसे और उसको ये मालूम चल जाए कि ये चीज़ यहाँ बनता है, ये सर्टिफिकेट यहाँ बनता है, ये ग्रीवांस रिड्रेशल यहाँ होता है, उसको पूछ पूछ के भटकना नहीं पड़े। सर तीसरा चीज़ है कि बेसिक लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत बड़ा नहीं सर, मतलब ये होना चाहिए कि अगर गर्मी धूप है तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जनता के लिए, या ऐसा होना चाहिए कि लोग बैठ पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धूप में लाइन लगे हैं और गर्मी पड़ रहा है, उसी में कोई 60 साल का मतलब बुजुर्ग जो है वो खड़े हैं धूप में। या इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कोई दिव्यांग आए हैं और उनको बैठने का जगह नहीं मिला, या कोई महिला है उनको जगह नहीं मिला। ये बहुत ही बेसिक लेवल के और मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये तो मतलब राइट बेस्ड अप्रोच है, बिहार गवर्नमेंट उसके लिए काफ़ी कुछ कर भी रहा है। और मैं इन चीज़ों पर सर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऑफिस में आए वहाँ से जाए तो एक अच्छा अनुभव लेके जाए। मतलब ज़रूरतमंद लोगों को जो बेसिक सहूलियत चाहिए वो आप देंगे? नहीं, बेसिक वो नहीं कह रहा हूँ सर। अब किसी के पास अगर पैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरे मतलब आपके डिपार्टमेंट से जो संबंधित मेरे डिपार्टमेंट जो मेरी क्षमताएं हैं और ऑफिस का इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए सर। मतलब जो इंटरेक्शन वो बेहतर हो, उनको लगे कि हाँ मैं उनका ख्याल रखता हूँ, या स्टेट है जो बिहार गवर्नमेंट में उनका ख्याल रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक नवाब की तरह देखूँ कि आप आए फिर आप मुझे खोज रहे हैं, मैं नहीं मिल रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं एश्योर करना चाहूँगा सर, और ये कोशिश करूँगा किसी को 2 बार या 3 बार ना आना पड़े मेरे पास, पहले बार में उसका काम हो जाए। फिल्मों के शौकीन रहे आप? फिल्म देखना पसंद करते और हैं? सर इधर तो काफ़ी गैप है, लेकिन देखता हूँ सर। तो फिल्मों में सामान्यतः आप देखते होंगे कि जो भी ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं। अगर आपको रियल लाइफ में ऐसा कुछ फील करना पड़ा तो उस समय आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, पब्लिक इशू को या फिर पॉलिटिकल प्रेशर को? सर देखिए 1-2 चीज़ें हैं। जैसे मेरे भैया हैं जिनके बारे में बताया, वो हैं अभी दिल्ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही हैं। तो एक चीज़ वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर उन्हीं के लिए जो लेता है। आप अगर नॉर्मल काम करेंगे, आप होनेस्ट है, तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपको डिसऑनेस्ट बना दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जब भी कोई करप्शन होता है आप इम्प्लिसिट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पुश करेगा कि नहीं तुम करप्ट हो जाओ, कभी ऐसा नहीं होता है। आप बताइए, आप कितना भी बड़े, मानिए आप बहुत ही बड़े बाहुबली हैं, तो कोई अगर ईमानदार है तो आप कभी उसको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कहेंगे ठीक है छोड़ो इसको, हटाओ साइड में, किसी और से काम करा लो। तो ये जो लोग बोलते हैं कि मुझे करप्ट बनाया गया या सिस्टम ने करप्ट बना दी, मुझे ये बहुत ही तर्कसंगत नहीं लगता। क्योंकि इसी सिस्टम से हमारे पास अशोक खेमका हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, डी रूपा हैं, सब इसी सिस्टम की देन है ना सर। चलते चलते आपसे एक आखिरी मैसेज, अगर इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को कंक्लूड किया जाए तो आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बिल्कुल आज के इंटरव्यू के लास्ट में? मैं कहना चाहूँगा कि हार्ड लेबर तो करो भाई, क्योंकि कहना आसान है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, मैं कहता हूँ सर मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना पढ़ो। अगर पढ़ाई करो तो मैक्सिमम करो, 12 घंटा पढ़ सकते हो, 16 घंटा पढ़ सकते हो, जितना पॉसिबल है पढ़ो। अगर 4 घंटे में मन हो गया तो ठीक है, अगर पढ़ने का मन करे तो 18 घंटे पढ़ो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी शेड्यूल में बन गया कि 4 ही घंटा पढ़ूंगा। दूसरा चीज़ रिवीजन करो सर, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में याद रखना बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय दिया। अभी आपने गौरव जी को सुना, इन्होंने 2-3 बातें बताई। पहले बताया कि काफ़ी जो टाइम होता है वो एक मिनिमम टाइम एडजस्ट होना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट नहीं होना चाहिए कि कितना पढ़ना है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया रिवीजन, और तीसरा बताया कि अगर आप किसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं होता है तो अपनी खामियों को लिखिए और उस पर काम करिए। फिर मिलते हैं हम किसी ऑफिसर के साथ जिन्होंने अपने एस्पिरेंट टू ऑफिसर का सफ़र पूरा किया है, और आपको अगले वीडियो में भी मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।